नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज इस कालांश में हम आरोह भाग प्रथम के पाठ भारत माता का अध्ययन करेंगे। ये पाठ पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अंग्रेजी में इसे रचा और बाद में हरि भाऊ जी द्वारा इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। पाठ में लेखक द्वारा यानी नेहरू जी द्वारा भारत माता का अभिप्राय क्या है, यानी भारत माता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, उसी को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है और इसमें लेखक सफल भी रहे हैं। इसी पाठ पर चर्चा करने से पहले हम लेखक परिचय यानी पाठ परिचय और लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे। 1889 में इनका जन्म हुआ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। पिता एक बहुत बड़े वकील थे और इसी वजह से इनकी अधिकांश शिक्षा जो है घर पर हुई थी। इसके बाद अध्ययन के लिए ये विदेश चले गए थे। इनकी कृतियों की बात करें तो मेरी कहानी, जो कि इनकी आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र जो हैं पुत्री के नाम, जो कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखे थे और बाद में इनका भी अनुवाद किया गया था, रूपांतरण किया गया था। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। लड़खड़ाती दुनिया जो है इनके लेख और भाषणों का संग्रह है, जो अलग अलग स्थानों पर भाषण दिए गए थे या इनके द्वारा लेख लिखे गए थे, उनको ही संग्रह करके इसके अंदर लड़खड़ाती दुनिया नामक कृति के अंदर लिखा गया है। इनका निधन है 1964 में हुआ बच्चों। अब इनका व्यक्तिगत परिचय जब हम प्राप्त करते हैं तो नेहरू जी का जन्म, अभी बात की हमने कि इलाहाबाद के एक बहुत ही संपन्न परिवार में, धनाढ्य परिवार में ये जन्मे थे। पिता एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वकील थे और प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुई, परंतु उच्च अध्ययन के लिए ये हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे। वहाँ रहते हुए इन्होंने वकालत की पढ़ाई प्रारंभ की, परंतु उसी दौरान इनका संपर्क जो है गांधी जी से हुआ और गांधी जी के प्रभाव में आकर के ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हो गए थे, शामिल हो गए थे। गांधी जी के प्रभाव के कारण ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत लौट आए थे। 1929 के अंदर जो लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे और वहीं इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की थी। बच्चों, इनका झुकाव जो है समाजवाद की ओर था। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, यानी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद 1947 में जब ये प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास किए थे, सराहनीय प्रयास किए। देश के विकास के लिए कई योजनाएं इनके द्वारा बनाई गई, जिसमें न केवल आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की बात थी, बल्कि इसके अलावा इन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर के साहित्य, कला और संस्कृति आदि के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा, या ये कहें कि प्रशंसनीय कार्य किया था। नेहरू जी बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे, इसीलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कह करके बुलाया करते थे। और इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता या योगदान कहें तो विश्व शांति के लिए इन्होंने प्रयास किए और पंचशील के सिद्धांत जो हैं इनके द्वारा दिए गए थे। विश्व स्तर पर शांति, अहिंसा और मानवता के पुजारी थे नेहरू जी। बच्चों, ये पाठ जो है हिंदुस्तान की कहानी नामक जो पुस्तक है, इसका 5वां अध्याय है जो इनके द्वारा रचित है और अंग्रेजी में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, रची गई थी और इसका रूपांतरण जो है हरि भाऊ उपाध्याय जी द्वारा किया गया, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद इसका हरि भाऊ उपाध्याय जी ने किया था। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरीके से वो देश में जो समय समय पर जलसे आयोजित होते थे उनमें जाया करते थे, लोगों से मिलते थे और बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बावजूद भी भारत क्या है, एक है, इसकी अनेकता में भी एकता परिलक्षित होती है, इसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही इस पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू जी ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है कि भारत माता शब्द का सामान्य रूप से हम क्या अर्थ समझते हैं और उनकी अवधारणा क्या थी, वो इसके बारे में क्या सोचते थे।
इसी बात पर विचार किया गया है। उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब होता है यहाँ के लोगों की, यानी करोड़ों करोड़ों लोगों की जय जयकार ही भारत माता की जय जयकार है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद, यानी पाठ बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त है, परंतु इस लेख का कथ्य अत्यंत ही विराट और प्रस्तुतिकरण जो है पैना है, तीक्ष्ण है, यानी जो भी पाठक है उसके मन पर प्रभाव डालने वाला है। हमें भारत माता का वास्तविक अर्थ जो है इस पाठ के माध्यम से समझ में आ जाता है बच्चों। अब पाठ पर चर्चा करते हैं। नेहरू जी लिखते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, यानी जब सम्मेलनों में मैं जाया करता था, समारोह में शामिल होता था और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा किया करता कि भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, हिंदुस्तान के बारे में आपकी क्या राय है। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। माना जाता है कि भरत नाम के एक राजा हुए थे और उन्हीं भरत के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा भारत। वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, यानी नेहरू जी इस तरह के प्रश्न जो हैं शहरों में बहुत कम पूछते थे कि भारत क्या है। कारण क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं और स्वयं को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, इसलिए वो इस तरह की चर्चा उनसे कम करते थे। उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। बच्चों, ग़िज़ा शब्द जो है क्या है? ग़िज़ा का मतलब होता है खुराक, भोजन या आवश्यकता। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने पठन लेखन से संबंधित बातें जानने की आवश्यकता होती है। एक किसान है, उसे खेती से संबंधित या ऋतुओं, बीज आदि के बारे में जानकारी लेनी होती है। तो जो जिसकी आवश्यकता है वो उसकी ग़िज़ा या खुराक कहलाती है। तो शहर के लोगों की वो ग़िज़ा नहीं थी, उन्हें अलग किस्म की खुराक चाहिए होती थी। वो भारत के बारे में नहीं जानना चाहते थे, इसलिए नेहरू जी इस बात पर वहाँ कम चर्चा करते थे। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया यानी जिनका दृष्टिकोण जो है महदूद था, महदूद होता है सीमित, संकुचित जिसको कह सकते हैं, क्योंकि एक किसान जो है अपने खेत, परिवार, खलिहान से अलावा बहुत ज़्यादा बड़ा दृष्टिकोण नहीं रखता, क्योंकि वो अपने उसी क्षेत्र में उलझा हुआ इतना रहता है कि उसके पास इतना समय नहीं होता वो बाहरी दुनिया को जान सके। तो जिनका नज़रिया बहुत ही सीमित था, दृष्टिकोण सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा किया करता था। नेहरू जी चर्चा करते थे जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, यानी तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये स्वतंत्रता पूर्व की बात है बच्चों। और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में विभिन्नता के बाद भी भारत क्या था? एक था। मैं उन मसलों का यानी उन मुद्दों का जिक्र किया करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण का मतलब दक्षिण है, दक्षिण शब्द है, तद्भव शब्द है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे। यकसां का मतलब एक से थे। वो मुद्दे, वो मसले, वो बातें जो सभी भारत के लोगों के लिए, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में हो, पूर्व में हो या पश्चिमी में हो, हर हिस्से के लोगों की जो एक सी बातें थी, मैं उन्हीं बातों पर जिक्र करता। और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकते थे। यानी स्वराज्य जो है, स्वतंत्रता जो है, अपने अधिकारों की जो बात है वो सभी के लिए एक जैसी थी, इसलिए मैं उन लोगों से उस बात पर चर्चा किया करता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर के दूर दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जो अंतिम सिरा है बच्चों, तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। उन्हें बताता कि मैं उत्तर में खैबर के दर्रे से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक घूमा हूँ और वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ मैंने क्या महसूस किया, इस तरह की बातें उन्हें बताता। और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से ही सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। भारत अंग्रेज़ों का उस समय गुलाम था, भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, इसलिए उन लोगों का वर्चस्व या राज्य होने के कारण, अधिकार होने के कारण वो लोगों पर हुकूमत करते थे और इसलिए सभी किसान जो हैं उन लोगों से पीड़ित थे। जमींदारी प्रथा थी, तो सभी किसानों की समस्याएं एक जैसी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे। यानी गरीबों की जगह यहाँ गरीबी शब्द आएगा बच्चों, सब लोग गरीब थे, किसान लोग जो हैं। कर्जदार, कर्ज देने वाले लोग जो थे या पूंजीपति लोग थे, उनके शिकंजे में वो कसे हुए थे। जमींदार, महाजन, ये भी उनका शोषण करते थे, बड़े यानी बड़े ब्याज की राशि उनसे वसूला करते थे।
कड़े लगान उन पर लगाए गए थे और सूद बदले में बहुत बड़ा ब्याज जो है उनसे लिया जाता था। पुलिस के जुल्म, पुलिस प्रशासन भी उस समय, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी तो मनचाहा अत्याचार उन पर वो किया करते थे और ये सभी बातें गूंथी हुई थी आपस में, यानी लगान है, मनचाहा लगान वसूलना, उन लोगों पर अत्याचार करना या उन लोगों की ज़मीन हड़प लेना, ये सभी प्रकार की समस्याएं एक जैसी थी, आपस में उलझी हुई थी। उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और ये उस बोझ के समान थी जिस बोझ को हम अंग्रेजी शासन के रूप में ढो रहे थे। मानो जिस प्रकार बोझ ढोया जाता है तो अंग्रेजी शासन को भी मानो हम ढो रहे थे बिना चाहते हुए भी, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, यानी सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने हिंदुस्तान के बारे में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के बारे में किसान जो हैं वो जाने और उसके बारे में मंथन करें, जिसके हम एक जुज हैं, जिसका हम एक हिस्सा हैं, खंड हैं, हम भी उसका एक भाग हैं, इस दुनिया का हम भी एक क्या है, हिस्सा है। तो हमें इस दुनिया के बारे में भी सोचना होगा, ऐसा मैं किसानों को बताया करता। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले जाता, यानी इन देशों की जो बात हो रही है, मिस्र है, अबिसिनिया है, चीन है, जो लोग पहले ये कहें कि गुलामी से ग्रस्त थे, इन देशों में भी पहले विदेशी हुकूमत थी और अब किस प्रकार से इनमें क्रांति आई थी, यानी औद्योगिक क्रांति इनमें आ चुकी थी, या ये कहें कि स्वतंत्रता की लहर जो है इन देशों में थी। तो उन देशों का जिक्र, उनमें होने वाली कश्मोकश का मतलब होता है ऊहापोह जो चल रही थी, जो बदलाव हो रहे थे, उनका भी मैं जिक्र किया करता उन लोगों में। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी यानी हैरानी भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। सोवियत यूनियन में उस समय कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही थी, कौन कौन से बदलाव आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, उनके बारे में मैं जिक्र करता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, कितना बदलाव आया है उन लोगों में। यह काम आसान नहीं था, कारण उन भारतीय लोगों ने अमेरिका को नहीं देखा था, नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। नेहरू जी को लगता था शायद ये उस स्थान के बारे में, अमेरिका आदि के बारे में नहीं समझ पाएंगे, परंतु ऐसा नहीं था। उसका क्या कारण बताया है कि इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, महाकाव्य जैसे रामायण है, महाभारत है, हमारे जो पुराने महाकाव्य हुए हैं, और पुराणों की जो कथा कहानियाँ हैं, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह जो पुराण थे, इनमें जो कहानियाँ उन लोगों ने सुन रखी थी, विदेशों के बारे में सुन रखा था। बच्चों, हम बात करें रामायण की तो हमने श्रीलंका का जिक्र सुना है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जिसे उस समय में लंका कहा जाता था, जिसका राजा रावण था और सीता जी का हरण जिसने किया था। तो उन महाकाव्यों से भी उन्होंने दूसरे देशों के बारे में सुन रखा था कि किस तरीके से उस समय भी उड़ने के लिए विमान थे, जैसे रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आता है। तो पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी कि इस तरीके से एक विकसित देश भी है, ऐसे और देश भी हैं जहाँ बहुत अचरज भरी चीज़ें या हैरानीजनक बातें देखने को मिलती हैं। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जिन्होंने भारत और भारत से बाहर, जैसे लोग तिब्बत मानसरोवर झील के लिए जाते हैं स्नान के लिए, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर तीर्थ आदि के लिए जाया करते थे, या भारत के प्रसिद्ध स्थानों पर जिन्होंने भ्रमण कर रखा था। तो उन लोगों के हवालों से भी उन्हें, भारतीय किसानों को कुछ जानकारी हो जाती थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर स्थित है, यानी भारत के 4 जो प्रमुख धाम हैं, हिंदू लोगों के जो धाम माने जाते हैं। तो जिन लोगों ने इन स्थानों की यात्रा कर रखी थी, जो चारों कोनों पर मौजूद हैं, वो भी उन्हें आकर बताया करते कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है, क्रांति हो रही है। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में, यानी जो युद्ध महायुद्ध हुए थे, और धावों के सिलसिलों में विदेशों में नौकरियां की थी, यानी विदेशों के जब भी धावे हमले होते थे उस प्रसंग में या उस संदर्भ में, जब वो लोग बाहर जाया करते थे, विदेश जो लोग जाके आ चुके थे, तो वो लोग भी उन्हें बताया करते थे कि किस प्रकार से विदेशों में कैसी हुकूमत है, कैसा वहाँ का रहन सहन है। जो लोग बाहर देशों में नौकरियां कर रहे थे, सन 30 के बाद, यानी 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से
दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। यानी मैं उनको जो हवाले देता था, जो संदर्भ देता था कि किस प्रकार विश्व में मंदी छाई और कैसे लोगों ने उस मंदी का सामना करने के लिए परिवर्तन किया, किस तरीके से उद्योग धंधे जो हैं आज बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो चुके हैं, कुटीर उद्योग जो हैं वृहद उद्योगों के रूप में बदलते जा रहे हैं। तो ये बातें लोग एक दूसरे से चर्चा भी किया करते थे और मैं भी उन्हें बताने की कोशिश करता था। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। नेहरू जी बताते हैं कि जब मैं सम्मेलन में जाता तो लोग भारत माता की जय ऐसा कह करके संबोधन किया करते थे, नारे लगाया करते थे। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, भारत माता से क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें बड़ा कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल यानी उत्सुकता होती, वो भी जानना चाहते, और उन्हें बड़ा ताजुब यानी आश्चर्य, हैरानी भी होती कि वास्तव में भारत माता है क्या। क्या वो कोई स्त्री है, क्या वो किसी भूमि विशेष का नाम है या किसी खंड विशेष का नाम है, भारत माता किसको इंगित करके कहा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न उनके मन में आते और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या फिर मेरी तरफ देखने लग जाते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सवाल करता ही रहता, यानी बार बार पूछता, उनसे दोहराता जाता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जाट का मतलब यहाँ किसान से है, एक हष्ट पुष्ट जो किसान था, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आ रहा था, यानी खेती करता आ रहा था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है, उस भूमि से है जिस पर वो खेती किया करते हैं। कौन सी धरती? नेहरू जी का अगला प्रश्न होता, किस भूमि की बात की जा रही है? क्या जहाँ वो निवास करते हैं या वो भूमि जिस पर वो खेती किया करते हैं, या उनके सूबे की या प्रांत की भूमि, उन सब पर वो चर्चा किया करते। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, नेहरू जी उनसे बात करते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते। यानी वो जब थक जाते जवाब बताते बताते तो वो पूछते कि मैं ही बता दूं, यानी नेहरू जी ही उनको बता दें कि ये भारत माता कौन है, क्या है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। यानी जिसके बारे में वो जानते हैं कि ये हिंदुस्तान है, उससे कुछ बढ़कर ये हमारा हिंदुस्तान है। वो बातें भी जिनके बारे में हम नहीं जानते। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, ये हमें सभी प्रिय हैं, खास हैं हमारे लिए। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है, जिन्हें गिना जा सकता है, वो कौन है? वे हैं हिंदुस्तान के लोग, यहाँ के नागरिक, उनके और मेरे जैसे लोग, यानी उन किसानों जैसे लोग जो एक सीमित क्षेत्र के बारे में जानते हैं, या मेरे जैसे का मतलब नेहरू जी खुद के बारे में बताते हैं कि शहरी लोग जो कुछ अधिक जानते हैं या खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, वो सब क्या हैं? हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हिंदुस्तान ही है। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय, यानी इन लोगों की जय जयकार ही भारत माता की जय जयकार है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, तुम इसका एक हिस्सा हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, जब वो जानते कि हम ही भारत माता हैं, भारत माता कोई और भूमि आदि न होकर के हम लोगों से ही इंगित होती है या परिलक्षित होती है, तो उन्हें बड़ा गर्व होता, वो बहुत ही गौरवान्वित होते, खुशी महसूस करते, और ये खुशी उनके चेहरों से प्रकट होने लगती, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। यानी जब ये बात उनकी समझ में आती, जब वो जानते कि भारत माता कोई और न होकर के हम लोगों से ही मिलकर बनी है, तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव होता, और ये प्रसन्नता खुशी के रूप में उनकी आंखों में चमकने लगती। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी ये समझाना चाह रहे हैं कि भारत माता का अभिप्राय यहाँ के नागरिक, यहाँ की वनस्पतियाँ, जंगल, पहाड़ आदि नदियाँ हैं, और सर्व प्रमुख जो है या सबसे ज़्यादा इनमें मुख्य जो है वो यहाँ के नागरिक हैं। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करते हैं इस पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर पर। मुख्य शब्द जो पाठ में आए हैं, क्लिष्ट हैं, उन पर हमने बात की, साथ साथ प्रश्नोत्तर पर हम बात करते हैं। अभी कारण ये है कि जो पाठ का वास्तविक अभिप्राय है या जो समझ हमें विकसित होनी है, वो इन प्रश्नों के माध्यम से हम
और अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करके हम पाठ के बारे में थोड़ी और बात करते हैं बच्चों। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा कि वो अक्सर जलसों में जाया करते थे, समारोह में शिरकत करते थे, शामिल होते थे और उन समारोह में, जलसों में ही वो भारत माता शब्द की या भारत की चर्चा किया करते थे। किन से करते थे? जो ग्रामीण लोग थे, देहाती लोग थे। शहरों में वो इस तरह की चर्चा कम किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शहरी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है या उनकी ये खुराक नहीं है। इसलिए वो ग्रामीण जलसों में जब भी जाते थे, जहाँ ये कहें कि कम पढ़े लिखे या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, किसान आदि इकट्ठे होते थे, तो वहाँ इस प्रकार की चर्चा किया करते थे। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? गांधी जी पूछते थे कि भारत क्या है? भारत, हिंदुस्तान से आप समझते क्या हैं? भारत माता शब्द का अर्थ क्या है? और भारत माता का अर्थ जब वो भूमि आदि बताया करते थे, तो वो पूछते थे कि इस भूमि से क्या अभिप्राय है? कौन सी भूमि? वो प्रांत की भूमि, सूबे की भूमि, या वो भूमि जिस पर वो खेती आदि करते हैं? तो इस तरह के प्रश्न जो है गांधी जी, नेहरू जी जो है किसानों से किया करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? पहले उन्हें लगता था कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, परंतु नेहरू जी के लिए ये बताना इसलिए आसान हो जाता था कि भारतीय लोग महाकाव्य आदि के बारे में जानकारी रखते थे। पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इनसे संबंधित कथा कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी। साथ ही कुछ लोग जो पिछली जंग या युद्ध आदि में धावों में शामिल हो चुके थे, इसके अलावा जो लोग तीर्थ आदि की यात्रा करके अनेक स्थानों का भ्रमण कर चुके थे, और वो लोग जो नौकरियों आदि की तलाश में विदेशों में जाकर आ चुके थे, तो उन लोगों के माध्यम से उन किसानों तक इस तरह की सूचनाएं पहुंच जाती थी कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है या दुनिया किस प्रकार से अपना रूप बदलती जा रही है। इसलिए नेहरू जी को उन लोगों को दुनिया के बारे में बताना आसान हो जाता था, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। अगला प्रश्न है बच्चों कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान समझते थे कि भारत माता का अभिप्राय भारत की भूमि से है, वो भूमि जहाँ वो निवास करते हैं, जो उनका पालन पोषण करती है, जिस पर वो खेती करते हैं, उसे ही वो भारत माता समझते थे। इसके अलावा इस भारत माता पर बसे हुए लोगों तक न सोच करके वो यहाँ की वनस्पति, जंगल, पहाड़, नदियाँ आदि को भी भारत माता का हिस्सा मानते थे। अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? नेहरू जी के क्या विचार थे? नेहरू जी लोगों को ये बताया करते थे कि भारत माता का अभिप्राय केवल भारत भूमि से नहीं है, यानी खेती के लिए काम आने वाली या निवास की जो भूमि है वो ही भारत भूमि नहीं है, भारत माता नहीं है। जंगल, पहाड़, नदियों आदि के अलावा भी भारत में बसने वाले वो करोड़ों करोड़ों लोग जिनकी गिनती की जा सकती है, वे इस भारत माता का ही हिस्सा हैं और हम सबसे मिलकर के ही भारत माता का अभिप्राय समझना चाहिए। भारत माता हम सभी से ही क्या होती है? इंगित होती है। हम सभी के माध्यम से भारत माता को स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम सभी भारत माता का ही हिस्सा हैं और भारत की जय जयकार से मतलब भारतीय लोगों की ही जय जयकार है, ऐसी उनकी अवधारणा थी। आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? बच्चों, आज़ादी से पूर्व भी किसानों की समस्याएं एक जैसी थी। जैसे पूंजीपति महाजन जमींदार जो हैं वो मनचाहा लगान लगाया करते थे, उनसे सूद लेते थे, उन पर पुलिस प्रशासन जो है जुल्म किया करता था, अत्याचार किया करता था, ज़मीनें उनकी कुर्क कर दी जाती थी, हड़प ली जाती थी। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं थी जो आज़ादी से पूर्व उस समय के किसानों को सामना जिनका करना पड़ता था, और ये सभी किसानों के लिए लगभग भारत के हर हिस्से के किसान के लिए समस्याएं ये एक जैसी थी। इसके अलावा पाठ के आसपास प्रश्नोत्तर हैं बच्चों की आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? वो चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं भारत के बारे में जानें, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, लगान ये मनचाहा लगान ना वसूला जाए, उन पर अत्याचार न किया जाए, उन पर जुल्म न ढाए जाएं, उनको समान अधिकार मिले, जाति प्रथा आदि का अंत हो। तो इस प्रकार नेहरू जी के कई सपने थे। क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए हैं? बच्चों देखें तो कुछ हद तक समस्याओं का समाधान हुआ है। किसानों को फसल आदि चौपट होने पर मुआवजा दिया जाता है या पहले की भांति उनसे लगान आदि नहीं लिया जाता, परंतु
कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आज भी मौजूद हैं। कई बार ये होता है कि किसान की पूरी फसल चौपट हो जाती है, या ये कहें कि समय पर फसल न हो पाने के कारण जो उसे कर्ज आदि दिया जाता है और मुआवजा जब वो पूरा नहीं कर पाता तो उसकी ज़मीन आदि भी हड़प ली जाती है, कुर्क कर ली जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं जिनका किसान को सामना करना पड़ता है। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? हमारे भी कुछ सपने हैं कि भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र से अब एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए, जो समस्याएं हैं उनका शीघ्रता से निवारण हो। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है। तो बहुत ऐसे अभी भी आज़ाद स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे हमारे सामने व्यवधान हैं जो भारतीय लोगों को ये कहें कि विकास के अवसर नहीं देते। तो इन समस्याओं का समाधान होना आज हमारे लिए आवश्यक है और ये ही हमारा सबसे बड़ा सपना है कि भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में सामने आए। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? हमने इस पाठ के माध्यम से जो ये समझा है उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत माता का अभिप्राय भारत के जंगल, नदियाँ, पहाड़ आदि के साथ साथ भारतीय लोग भी हैं, और हिंदुस्तान से अभिप्राय यहाँ की भूमि आदि और हिंदुस्तान में बसने वाले लोग जो हैं उनसे है। हिंदुस्तान के रूप में हम एक ये कहें कि क्षेत्रीयता का अर्थ इसमें फिर भी आ जाता है, परंतु भारत माता की अगर बात करें तो भारत का हर हिस्सा और हर हिस्से में निवास करने वाले लोग जो हैं वो ही भारत माता है, और हमारी दृष्टि में दोनों ही क्या है, समान हैं और हमारे लिए पूज्य हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? अब उसमें क्या बदलाव हुआ है? जैसे पहले भी एक प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि पहले की बजाय परिस्थितियों में सुधार हुआ है, सिंचाई आदि की व्यवस्था में सुधार हुआ है, नई नहरें आदि बनाई गई हैं, किसानों के लिए उन्नत बीज आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है, फसल आदि के चौपट होने पर मुआवजा आदि भी दिया जाता है। परंतु कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी बनी हुई हैं। उनमें शिक्षा के अभाव के कारण वो बहुत सारे अपने ऐसे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं जिससे वो अपने जो अधिकार हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते, या तकनीकी ज्ञान न होने के कारण वो उचित फसल आदि नहीं ले पाते। तो अशिक्षा जो है, या फिर ये कहें कि कुछ समय खेती के बाद खेती के लिए ऋतु पर ही आधारित है हमारी यहाँ जो कृषि है। इसके अलावा फसल जो है वो सिंचाई व्यवस्था पूर्ण रूप से न होने के कारण वर्षा पर आधारित रहती है। तो इस वजह से किसान को उचित रूप से फ़ायदा नहीं मिल पाता। कई बार ये कहें कि भूखे मरने की स्थिति आ जाती है और आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है किसान बहुत सारी समस्याओं के कारण। तो ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं जिनमें अभी भी सुधार करना अपेक्षित है। आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। बच्चों बहुत सारे हैं, जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, दिल्ली चलो। तो इस प्रकार के बहुत सारे नारे हैं। ये आप इच्छानुसार ढूंढ करके अपनी पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब बात आती है भाषा की बात। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमारे प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं और ये आवश्यक भी हैं करने। नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। किस संदर्भ में आए हैं? दक्षिण शब्द जो आया है तो दक्षिण के लिए आया है और दक्षिणी सिरे पर तमिलनाडु है, जहाँ की अंत में हिंद महासागर प्रारंभ हो जाता है। दक्षिण से अभिप्राय दक्षिण से ही है। पश्चिम सिरा जो है पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, पश्चिमी राज्यों के लिए, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र या राजस्थान का इलाका आ जाता है। यकसा का मतलब है एक सा, कि भारतीय किसानों की समस्याएं कैसी थी उस समय में? यकसा थी, एक जैसी ही थी। एकजुट होकर, यानी एक, हम इस विश्व का क्या है? एक जुज है, एक हिस्सा है। तो अपने आप को अलग न मान करके इस विश्व का एक हिस्सा, एक खंड समझे, ऐसा नेहरू जी चाहते थे। डड्डे का अर्थ होता है बोझ। जैसे बोझ को ढोना अच्छा नहीं लगता, तो विदेशी हुकूमत भी भारतीयों के लिए क्या थी? एक डड्डे के समान थी, बोझ के समान थी, जिसे उस समय में लोग ढो रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों, संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखने हैं। तो विशेषण में जब हम इन्हें बदलेंगे तो आज़ादी शब्द जो है संज्ञा शब्द है, और आज़ाद, जैसे आज़ाद भारत के नागरिक हैं, तो भारत एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है कि वो आज़ाद है, तो आज़ादी से बन जाएगा आज़ाद। अगला है चमक। चमक से
चमकीला शब्द बन जाएगा। जैसे उसके हाथ में चमकीला पेन था या चमकीली कलम थी, तो अगला प्रश्न है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से बन जाएगा हिंदुस्तानी शब्द। हम हिंदुस्तानी नागरिक, ऐसे ही विदेश से विदेशी बन जाएगा, सरकार से सरकारी शब्द बन जाएगा, यात्रा से यात्री बन जाएगा, पुराण से पौराणिक बन जाएगा और भारत से भारतीय बन जाएगा। तो ये हमने संज्ञा से विशेषण शब्द रूपांतरित करने सीखे। बच्चों, पाठ का हमने भावार्थ समझ लिया है, प्रश्नोत्तर समझ लिए हैं और कठिन शब्दों के जो अर्थ आए हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो आशा करती हूँ पढ़ाया हुआ पाठ और संबंधित प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखें और याद भी करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।